फिजिक्स के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 में आपका स्वागत है। देखिए, ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 हमने सोलार सिस्टम पढ़ा था। वैसे ही अब ये ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 है। इसका नाम है ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो ध्यान से समझिएगा चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर जो है आपको आगे बहुत जगह काम आएगा, बहुत सारी क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। आपने पढ़ा था, पहला चैप्टर आपने देखा था, वैसे ये वाला है। इन द प्रीवियस चैप्टर, प्रीवियस का मतलब होता है पहले वाला। यू हैव रेड, आपने पढ़ा था, आपने पढ़ा है, यू हैव रेड दैट आवर प्लेनेट अर्थ इज़ नॉट अ स्फीयर, कि हमारा जो प्लेनेट अर्थ है वो एक गोला नहीं है, एक सर्कल नहीं है, वो एक स्फीयर नहीं है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट नॉर्थ एंड साउथ पोल। और ये क्या है, थोड़ा सा चपटा है। फ्लैटेंड का मतलब होता है थोड़ा सा चपटा है। कहाँ पर चपटा है? नॉर्थ और साउथ पोल में। एंड अ बल्ज, बल्ज मतलब बीच में फूला हुआ है बॉल की तरह। इन मिडिल। तो कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि ये कैसा दिखता है? यू मे लुक एट अ ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया। अब आप अपने क्लासरूम में, जब अपन क्लास में जाएंगे तो अपन ग्लोब देखेंगे, तो ग्लोब से आपको आइडिया होगा। हालांकि ग्लोब पूरा सर्कल होता है, मतलब पूरा स्फीयर होता है, सॉरी, ग्लोब जो होता है पूरा स्फीयर होता है, लेकिन जो ओरिजिनल अर्थ है वो थोड़ा सा फ्लैटेंड है। उसको जियोइड शेप कहते हैं। कौन सा शेप? जियोइड। अभी आगे बढ़ आएगा, देखिएगा। तो ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। तो अब अपन ये देखिए, ये ग्लोब कहलाता है। इसमें पूरे अर्थ बनाई गई है। ये जो ब्लू पार्ट आपको दिख रहा है ये ओशन कहलाता है, और जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है ये लैंड है। तो पूरी धरती में लैंड नहीं है, पूरी धरती में ओशन भी है और लैंड भी है। तो जो ब्लू वाला पार्ट आपको दिख रहा है ये ओशन कहलाता है। ओशन मतलब महासागर, जहाँ बहुत पानी है। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं इसको। समझ में आ रहा है आपको? तो ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अर्थ जो है वो एक स्फीयर नहीं है, वो स्लाइटली फ्लैटेंड है, मतलब वो चपटी है नॉर्थ और साउथ पोल में, और बल्ज है मिडिल में। ग्लोब में बी वेराइंग ऑफ साइज एंड टाइप। ग्लोब जो होते हैं साइज और टाइप के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। वेराइंग मतलब अलग अलग हो सकते हैं। बिग वंस, जिनको आसानी से ले जाया नहीं जा सकता। स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स एंड ग्लोब लाइक बलून भी आते हैं, विच कैन बी इन्फ्लेटेड, जिनको हवा भरी जा सकती है। एंड हैंडी एंड कैरिड विथ ईज, और बहुत हैंडी होते हैं और उनको आसानी से ले जाया जा सकता है। द ग्लोब इज़ नॉट फिक्स्ड। ग्लोब जो होता है वो फिक्स नहीं होता, क्योंकि जैसे हम ग्लोब को हाथ से घुमा सकते हैं वैसे ही अर्थ जो होती है वो अपनी जो एक्सेस पे रोटेट करते रहती है। इट कैन बी रोटेटेड इन द सेम वे एज अ टॉप स्पिन और पॉटर्स व्हील इज रोटेटेड। जैसे एक पॉटर का व्हील रोटेट होता है, एक मटके बनाने वाले का व्हील रोटेट होता है, वैसे ही इसको भी रोटेट किया जा सकता है। ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कॉन्टिनेंट एंड ओशन आर शोन इन देयर करेक्ट साइज। अब किसी भी ग्लोब में कंट्रीज को, कॉन्टिनेंट को और ओशंस को, ओशन मतलब महासागर, कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप, महाद्वीप मतलब जहाँ पर धरती है उसको महाद्वीप बोलते हैं। तो अभी अपन पढ़ेंगे कितने महाद्वीप हैं। और कंट्रीज तो आपको पता ही है। ठीक है, लेट्स डू। अब आपको एक एक्टिविटी करने के लिए कहा जा रहा है कि एक आप बड़ा पोटैटो लीजिए या बॉल लीजिए, और पोटैटो लीजिए, पियर्स अ निटिंग निडल, उसके अंदर एक निडल बहुत बड़ी सी अंदर उसके पियर्स कर दीजिए, मतलब अंदर उसको छेद कर दीजिए, उसी को अंदर डाल दीजिए उस निडल को। द निडल रिजेंबल्स द एक्सेस सोन इन द ग्लोब।
तो जैसे जो निडल होगी वो वैसी होगी जैसे ये ग्लोब में जो बीच में लगी हुई है ना एक डंडी, जिससे ये ग्लोब घूमता है। यू कैन मूव द पोटैटो और द बॉल अराउंड इट्स एक्सेस। तो यहाँ आपको बताया जा रहा है कि एक्सेस किसको कहते हैं। तो जिस पर ये धरती घूम रही है या जिस पर ये ग्लोब घूम रहा है, तो वो चीज़ उसकी एक्सेस कहलाती है। जैसे क्या होता है, जो पहिया होता है उसके बीच में एक छोटा सा डंडा लगा होता है। जैसे आप कोई कार बनाते हैं या आपके पास कोई कार होगी, तो एक बीच में एक तार लगा होता है जो दोनों व्हील्स को जोड़ के रखता है, और वो व्हील कई बार उसी पे घूमते हैं। कई बार तो व्हील उस तार पे फिक्स होते हैं, पर कई बार उसी पे घूमते हैं। तो उनको हम एक्सेस बोलते हैं। एक्सेस समझना बहुत ज़रूरी है। फिर है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन स्फीयर लाइक अर्थ। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट। अब हमको ये पता लगाना पड़ता है कि कौन सा प्लेस कहाँ है। तो उसके लिए क्या है, हमको कुछ सर्टेन पॉइंट पता होने चाहिए, कोई ऐसी चीज़ पता होना चाहिए। तो उन पॉइंट्स के कैसे बनाते हैं या उन पॉइंट्स से कैसे पता करते हैं कि इंडिया यहीं पर है या कोई और कंट्री है वो यहीं पर है, तो वो हम कैसे पता लगाते हैं। तो यू विल नोटिस दैट अ निडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब एंड इज अ टिल्टेड इन अ टिल्टेड मैनर विच इज़ कॉल्ड इट्स एक्सेस। तो ये वर्ड अपने को याद रखना है, एक्सेस किसको कहते हैं। एक्सेस का मतलब होता है जो बीच में लाइन है वो एक्सेस कहलाती है, और टिल्टेड का मतलब होता है हल्का सा झुका हुआ। अब ये क्यों टिल्टेड है, देखिए अर्थ जो है ऐसा सीधा भी तो लगा सकते थे ग्लोब को, पर ऐसा टिल्टेड क्यों बनाया है ये हम धीरे से समझेंगे। अब जो ऊपर के जो 2 पॉइंट हैं, जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है जहाँ पर देखिए वो ग्लोब में, वो कहलाता है नॉर्थ पोल, और नीचे वाला पॉइंट साउथ पोल कहलाता है। ग्लोब जो होता है उसको मूव किया जाता है नीडल में वेस्ट टू ईस्ट। अब वेस्ट टू ईस्ट क्यों, क्योंकि जो धरती होती है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव होती है। तो ये क्वेश्चन आता है कि धरती कैसे मूव होती है, वेस्ट टू ईस्ट, मतलब वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव होती है। अब आप देखिएगा कहाँ वेस्ट है कहाँ ईस्ट है। आप एक चीज़ को घुमाइए वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है ना, तो वो वैसे ही धरती जो होती है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। बट रिमेंबर देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस, द रियल अर्थ हैज़ नो सच निडल। पर जो धरती है उसमें ऐसी निडल नहीं है, ऐसी कोई जैसे अपन ने बनाई अभी बॉल में, ऐसी निडल नहीं है, ऐसी सुई नहीं है, क्योंकि वो तो कल्पना करते हैं कि धरती ऐसे घूमती होगी। इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज़ एन इमेजनरी लाइन, और ये एक इमेजनरी लाइन है। इमेजनरी का मतलब होता है काल्पनिक। मतलब क्या होता है, जो ज्योग्राफी वाले होते हैं या जो मैप मेकर होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, एक कल्पना कर लेते हैं कि एक लाइन होगी बीच में, और अभी देखना बहुत सारी लाइनें वो बताएंगे। तो लाइन क्यों मान लेते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप कोई चीज़ रखी हुई है आपके टेबल पर, और आप उस टेबल को क्या करिए, स्केल से बड़ी बड़ी लाइनें खींच लीजिए। अब आप एग्जैक्टली बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ किस जगह पर रखी हुई है। आप यदि टेबल पर कुछ आड़े और कुछ सीधे ऐसे आप लाइनें बना लीजिए बड़ी बड़ी। अब उन लाइनों का नाम दे दीजिए और बॉक्स के नाम दे दीजिए। अब आप क्या करेंगे, आप आसानी से बता देंगे कि आपका कौन से बॉक्स में क्या है, ठीक है। और ऐसे तो अपन नहीं बता सकते। जैसे क्लास है, अब क्लास में क्या होता है, यदि हमको पता करना हो कि किस बेंच में कौन बैठा है, तो हम फट से बता देंगे। आपसे पूछेंगे बताइए ये वाला लड़का कौन सी बेंच में बैठा है, तो आप बता देंगे सर ये वाली बेंच में बैठा है, ठीक है ना। तो इसी तरह से बेंचों की भी लाइन बनती है कि नहीं। तो ऐसे ही अर्थ में भी क्या करते हैं, कुछ इमेजनरी लाइन बनाते हैं। इमेजनरी का मतलब काल्पनिक होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ रहे हैं अब हम।
तो सबसे पहले आपको समझ में आया कि एक्सिस क्या होती है। एक्सिस वो काल्पनिक लाइन होती है जिस पे धरती घूमती है। और एक्सिस अपन भी घर में बना सकते हैं। यदि कोई चीज़, जैसे आलू है, आलू में यदि आपने एक तार डाल दिया, फिर आलू क्या होगा, उस तार, आप जब आलू को रोल करेंगे तो वो अपने आप रोटेट करेंगे तो आलू रोटेट होने लगता है। तो वो किसके आगे पीछे रोटेट हो रहा है, वही उसकी एक्सिस कहलाती है। Another imaginary line running on the globe divided it into two equal part। अब दूसरी जो काल्पनिक लाइन है जो ग्लोब में रन हो रही है, वो इसको दो भागों में बांटती है। इसको इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर याद रखिएगा, ये जो बीच वाली लाइन दिख रही है आपको, ये दो पिक्चर दिख रहे हैं आपको, तो इसमें जो बीच वाली लाइन है, ये देखिए, ये सेकंड वाले पिक्चर में क्या लिखा हुआ उसके नीचे, इक्वेटर। इक्वेटर का मतलब होता है जो धरती को दो भागों में बांटती है। तो ऐसा माना जाता है कि कोई एक लाइन है, क्योंकि उसी से फिर पूरी स्टडी की जाती है। तो एक इमेजिनरी लाइन जो ग्लोब को दो भागों में डिवाइड करती है, उसे हम इक्वेटर कहते हैं। The northern half of the earth is known as northern hemisphere और southern half of the earth is known as southern hemisphere। अब जो नॉर्थ वाला पार्ट है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, नॉर्थ पोल वाला, तो ये धरती का ऊपर का जो आधा गोला है उसको हेमिस्फीयर कहते हैं। आधे गोले को क्या कहते हैं इंग्लिश में, हेमिस्फीयर। तो आधा गोला जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा, क्योंकि वो नॉर्थ की तरफ, और नीचे वाला गोला जो होगा आधा, वो सदर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा। तो क्लियर समझ में आ गया कि एक एक्सिस है अर्थ की, फिर अर्थ का ऊपर वाला भाग जो है वो अर्थ के बीच में एक बीचों बीच एक लाइन है, उसको क्या कहते हैं, इक्वेटर। इक्वेटर अर्थ को दो भागों में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इक्वेटर कैसी लाइन है, एक इमेजिनरी लाइन है, और इस इमेजिनरी लाइन के पैरेलल, पैरेलल का मतलब समान दूरी पर, पैरेलल का मतलब होता है जो कभी आपस में नहीं मिलती। ऐसी दो लाइनें जो कभी आपस में नहीं मिलती, उन्हें हम पैरेलल लाइन बोलते हैं, क्योंकि उनके बीच की लाइन, उनका डिस्टेंस हमेशा बराबर रहता है। आप दो लाइनों के बीच में डिस्टेंस बनाएंगे तो उनके बीच में डिस्टेंस कैसा रहेगा, बराबर का रहेगा। जैसे रेलवे लाइन जो होती है, हालांकि वो कई जगह जाके मिल भी जाती है, लेकिन जब तक रेल चलते रहती है, ठीक है ना, जब शंटिंग होती है तो इधर उधर तो वो मिलते हुए दिखती है। हालांकि यदि आप देखोगे ध्यान से तो वो हमेशा ही पैरेलल रहती हैं, लेकिन कई बार आपको ऐसा लगेगा कि वो मिल रहे हैं, लेकिन जब ट्रेन उस पर दौड़े रही है तो वो पैरेलल ही रहती हैं। वो जहाँ पर ट्रेन दौड़ती है, जहाँ पर ट्रेन को एक पटरी से दूसरी पटरी पे जाना होता है, तो वहाँ कई जगह वो मिक्स भी होती हैं, मगर उनकी डिस्टेंस उतनी ही रहती है। दूसरी वहाँ से पैरेलल लाइन निकल जाती है, जिससे ट्रेन दूसरी लाइन पे चली जाती है। तो ऐसे ही जो पैरेलल लाइन है वो इक्वेटर के बराबर बराबर खींची गई है। ये ऊपर दिख रहे हैं आप, एक 20 डिग्री पे खींची गई है, एक 40 डिग्री पे खींची गई है। तो जो ये लाइनें खींची गई हैं, इनको लैटिट्यूड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लैटिट्यूड। और ये इनको क्यों खींचा जाता है, ये लिखा हुआ है कि द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन एंड वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ। अर्थ में यदि कोई जगह ढूंढनी हो तो हम ये बता सकते हैं कि वो इक्वेटर से कितनी दूर है और इक्वेटर से कितनी पास है। जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में ब्लैक बोर्ड है। अब ब्लैक बोर्ड है या वाइट बोर्ड है या ग्रीन बोर्ड है, जो भी है, तो उससे कौन सा बच्चा कितनी दूर है ये अपन पता लगा सकते हैं कि नहीं, कौन सी डेस्क कितनी दूर है। तो यदि हमारे पास एक पॉइंट होगा तो हम उससे पता लगा सकते हैं। वैसे ही इक्वेटर जो होती है वो एक इमेजिनरी लाइन होती है, जिससे ये पता लगाया जाता है कि कौन सी चीज़ कितनी दूर है। ठीक, तो अब पैरेलल सर्कल्स, all parallel circles from equator up to poles are called parallel of latitude। अब जितने भी पैरेलल सर्कल यहाँ बने हुए हैं ये वाले, ये सभी लैटिट्यूड कहलाते हैं। ठीक है, लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज, और लैटिट्यूड को डिग्रीज में मापा जाता है। ये लिखा हुआ है डिग्रीज।
द इक्वेटर रिप्रेजेंट 0 डिग्री। अब यदि आपसे पूछा जाए कि इक्वेटर का कितना डिग्री होता है तो 0 डिग्री। सिंस द डिस्टेंसेस फ्रॉम इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल इज़ 1/4 ऑफ अ सर्कल, क्योंकि क्या होता है जो डिस्टेंस होती है वो 1/4 ऑफ द सर्कल होती है अराउंड द अर्थ, it will measure 1/4 of 360 degree means 90 degree. 90 degree north latitude mark north pole and 90 degree south latitude mark south pole. तो अभी हमें यहाँ इतना बस ध्यान रखना है, क्योंकि इसको क्या होगा हमको मतलब प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा कि यदि अर्थ को पूरा एंगल मेज़र किया जाए, अब एंगल आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, तो 90 डिग्री का एंगल, फिर 90 डिग्री से फिर थोड़ा और नीचे गए तो 180 डिग्री का एंगल, और यदि पूरा घूम गए तो 360 डिग्री का एंगल। तो 360 डिग्री का एंगल जो होगा वो उसका 1/4 मतलब उसका 1/4 भाग वो कहलाएगा 90 डिग्री। और 90 डिग्री जो होगा नॉर्थ लैटिट्यूड को नॉर्थ पोल मानते हैं और 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड को साउथ पोल मानते हैं। तो ऑल पैरेलल नॉर्थ टू इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड। जो नॉर्थ से लेकर इक्वेटर तक आ रहे हैं उनको नॉर्थ लैटिट्यूड कहते हैं, और इसी प्रकार जो साउथ से आ रहे हैं उनको साउथ लैटिट्यूड कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड देयरफॉर फॉलोड आइदर बाय द वर्ड नॉर्थ और साउथ। हमें हमेशा ये बताना पड़ता है कि या तो वो नॉर्थ में की बात कर रहे हैं या साउथ की बात कर रहे हैं। जनरली दे आर दिस इज इंडिकेटेड बाय लेटर एन और एस। एन का मतलब नॉर्थ होता है और एस का मतलब साउथ होता है। जैसे लिखा हुआ है, वो चंद्रपुर इन महाराष्ट्र इज below horizontal in Brazil are located in the parallel about 20 degree latitude। ठीक, अब ये दो जगह का एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो ये हम बाद में समझेंगे जब क्लास में रहेंगे, पर अभी हमें इतना समझना है कि हम उन जगहों के नाम देते हैं। अब आप आ जाइए इस सर्कल पर। इस सर्कल पर जो दिया हुआ है ग्लोब पे सबसे बीच में क्या लिखा हुआ है? इक्वेटर। क्या लिखा हुआ है? इक्वेटर। ये वो लाइन है जो अर्थ को दो भागों में डिवाइड करती है। अब ऐसी कोई लाइन नहीं बनी है अर्थ में, ये काल्पनिक है, ठीक है ना। अब उसके ऊपर क्या लिखा हुआ देखिए, नॉर्थ की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये पिक्चर आपको आपकी कॉपी में बनाना है, ठीक है ना। ये किसका पिक्चर है? ये इक्वेटर का है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो जो ऊपर वाली 23 डिग्री लिखा हुआ है एंड हाफ नॉर्थ, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको याद रखिएगा। और जो सबसे ऊपर वाले भाग हैं वो फ्रिजिड जोन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? फ्रिजिड जोन। क्यों लिखा हुआ है फ्रिजिड जोन? क्योंकि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वो बहुत ठंडे हैं, वहाँ तक सन की रेज़ जाती ही नहीं है बहुत अच्छे से। देखिए सन की रेज़ जहाँ सबसे ज़्यादा कहाँ जाएगी? बीच वाले पार्ट में। इसको हम आगे प्रैक्टिकल करके देखेंगे। जैसे आपके पास यदि कोई टॉर्च हो तो टॉर्च से आप देखिए, यदि ऐसे यदि आप किसी गोले के अंदर आप ऐसा एक कार्ड का गोला बना करके यदि उसमें टॉर्च को ऐसे लाइट डालेंगे, तो यदि वो कार्ड सीधा रहेगा तो वो लाइट कैसा जाएगा? दूसरे पिक्चर को यदि देखते हैं तो इसमें देखिए जो वैल्यू है ईच लैटिट्यूड की वो नॉर्थ या साउथ में बताना पड़ता है। जैसे इस दूसरे पिक्चर को आप देखिए, बीच में लिखा हुआ है 0 डिग्री। क्या लिखा हुआ है? इक्वेटर, ठीक है ना। लेकिन नॉर्थ की तरफ जब आप जाएंगे तो फिर लिखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ। क्या लिखा है उसमें? पढ़िए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये भी एक इमेजनरी लाइन है जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। और उसके ऊपर जाइए, क्या लिखा है? आर्कटिक सर्कल लिखा है, आर्कटिक सर्कल। फिर ये क्यों लिखा है? फ्रिजिड जोन, टॉरिड जोन, ये मैं अभी आपको समझाऊंगा। पहले अभी आप ये सर्कल और लाइनों के ऊपर देखिए। तो नॉर्थ की तरफ आर्कटिक सर्कल दिख रहा है आपको, तो साउथ की तरफ अंटार्कटिक सर्कल दिख रहा है। डिग्री दोनों की बराबर देखिए, वहाँ 66 हाफ लेकिन नॉर्थ लिखा हुआ है,
और यहाँ 66 हाफ डिग्री साउथ लिखा हुआ है। ऐसे ही ऊपर लिखा हुआ है 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की डिग्री बताइए, तो आप बताएंगे 23.5 डिग्री, लेकिन नॉर्थ लिखना पड़ेगा। और यदि आपसे पूछा जाता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की डिग्री बताइए, तो हम इसको बोलेंगे 23.5 डिग्री साउथ। इसी प्रकार यदि आपसे पूछा जाए कि अंटार्कटिक सर्कल किस तरफ है, तो अंटार्कटिक सर्कल साउथ की तरफ है और आर्कटिक सर्कल जो है वो नॉर्थ की तरफ है। तो इस तरह से हमें ये वाला पिक्चर अपनी कॉपी में भी बनाना है और इसको अच्छे से समझना है। अब बात आती है कि ये टॉरिड जोन क्यों लिखा हुआ है। टॉरिड जोन इसलिए लिखा हुआ है कि यहाँ पर सन की रेज एकदम सीधी पड़ती हैं। जैसे यदि आप देखिए, आप एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा लेते हैं और कार्डबोर्ड के टुकड़े को यदि आप सीधा रखते हैं टॉर्च के सामने, तो देखिए कैसा लाइट पड़ेगा, ये दिख रहा है आपको। परंतु यदि कार्डबोर्ड का टुकड़ा स्लांट रखते हैं किसी टॉर्च के सामने, तो आपको कैसा दिख रहा है, देखिए। तो इसको कहते हैं स्लांटिंग रेज। तो ये जो टॉरिड जोन है, यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जैसे ये टॉर्च की किरणें इस कार्डबोर्ड पर बिल्कुल सीधी पड़ रही हैं। तो जब एकदम सीधी किरणें या सीधी रेस पड़ेंगी तो वहाँ ज़्यादा गर्मी रहेगी, और यदि तिरछी रेस पड़ेंगी, स्लैंटिंग रेस पड़ेंगी, तो कम गर्मी रहेगी। इसलिए जो टॉरिड जोन है उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। टेम्परेट जोन जो है उसमें कम, और फ्रिजिड जोन में सबसे कम होती है, क्योंकि यहाँ सनलाइट नहीं पहुँच पाता है उतने अच्छे से। ठीक है ना। तो इसीलिए ये 3 नाम इसमें दिए हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये पिक्चर आपको समझ में आ गया होगा क्यों बनाना है हमको। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कहलाते हैं। तो यदि आपसे कहा जाता है कि लैटिट्यूड के इम्पॉर्टेंट पैरेलल लिखिए, तो ये जब भी अपन ने समझे, ये सभी इम्पॉर्टेंट पैरेलल कहलाते हैं और अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसी प्रकार आपको मैंने हीट जोन पढ़ाया। देखिए लिखा हुआ है कि दिस एरिया देयरफॉर रिसीव्स द मैक्सिमम हीट इज कॉल्ड टॉरिड जोन, और जो उनके बीच का एरिया है उसको टेम्परेट जोन कहा जाता है, और जो सबसे नीचे वाला एरिया है वहाँ पर, क्योंकि इट इज़ बिकॉज हेयर सन डज नॉट राइज मच अबाव द होराइजन, देयरफॉर इट्स रेज आर ऑलवेज स्लैंटिंग एंड प्रोवाइड लेस हीट। ये लिखा हुआ देखिए, इसलिए ये बहुत फ्रिजिड जोन जो होते हैं बहुत कूल एरिया कहलाते हैं। तो ये इसका डिस्क्रिप्शन हम समझ चुके हैं। अब आ जाते हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में। तो देखिए ये जो लाइनें थी, ये वाली ग्रीन ग्लोब में, ये क्या थी, लैटिट्यूड कहलाती थी। इक्वेटर क्या है, एक लैटिट्यूड है। ये सब इमेजनरी लाइन मानी गई हैं, लेकिन ये किसी जगह के लोकेशन को डिसाइड करने के लिए ज़रूरी है। तो अब हम आ जाते हैं ये, इसी जैसे हमने पैरेलल लाइनें थी नीचे वाली, वैसे ये एक नॉर्थ पोल से जब साउथ पोल की तरफ जो लाइनें चलती हैं उनको लॉन्गिट्यूड कहते हैं। कई बार दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में क्या अंतर है। ठीक है ना, ये आपको अभी आगे पढ़ना भी पड़ेगा। तो लॉन्गिट्यूड जो होती हैं ये लॉन्गिट्यूड हैं, ये कैसे चलती हैं, ये कहाँ से चल रही हैं, देखिए आप पढ़िए, ऊपर से क्या है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ चल रही हैं। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। टू फिक्स द पोजीशन ऑफ अ प्लेस इट इज़ नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन लैटिट्यूड। यू कैन सी द एग्जाम्पल दैट टोंगा इन आइलैंड इन पैसिफिक ओशन। ये एग्जाम्पल दे रहा है। ठीक है ना। तो यदि हमें कहीं पर किसी जगह को एग्जैक्टली पता करना है, जैसे मैंने आपको डेस्क का उदाहरण दिया था, तो वैसे ही जब किसी जगह को एग्जैक्टली पता करना है तो हमें उसको, यदि हम आड़ी और तिरछी लाइनों से, या सॉरी आड़ी और खड़ी लाइनों से उसको यदि डिवाइड कर लें, जैसे हमारे यहाँ डेस्क रखी हुई हैं, तो डेस्क कैसी हैं, यदि अपन ऐसे उसको देखें तो सामने से वो 3 रो या 4 रो दिखती हैं,
और साइड से देखें तो साइड से भी एक रो बन सकती है। तो दोनों तरफ से रो यदि बनाते हैं तो हम जल्दी से ये पता कर सकते हैं कि कौन सी डेस्क में कौन बैठा हुआ है। हम क्लास में ये प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो और अच्छे से पता चलेगा। आप अपने घर में प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि आप अपनी डाइनिंग टेबल पर कोई चीज़ रखी हुई है और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता करना है कि जैसे मान लीजिए एक कॉर्नर पे कुछ रखा हुआ और दूसरे कॉर्नर पे कुछ रखा हुआ, बीच में कुछ रखा हुआ है, तो वो एग्जैक्टली बीच में है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? एकदम एग्जैक्टली कैसे नापेंगे आप, कैसे पता करेंगे? तो यदि आप उस पूरी डाइनिंग टेबल पर क्या करें, खड़ी लाइनें बना लें बराबर बराबर दूरी की और आड़ी लाइनें बना लें। अब आप बहुत आसानी से पता कर लेंगे कि सबसे बीच वाला बॉक्स कौन सा है। तो यही लिखा हुआ है कि ये जो लाइन होती हैं ये मेरिडियन कहलाती हैं। तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो लाइन चलती हैं we must find out how far east or west these places are from a given line and references running from north pole to south pole, नॉर्थ पोल और साउथ पोल से कितनी दूर है, तो इनको क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। अब इनमें और उनमें ये अंतर होता है कि लॉन्गिट्यूड जो होती है वो पैरेलल नहीं होती, इनको लॉन्गिट्यूड कहते हैं, उनको लैटिट्यूड कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या होती है, ये जैसे जैसे पोल की तरफ जाती हैं तो ये ज़ीरो हो जाती हैं और वहाँ जाकर सारी जो पैरेलल लाइनें हैं वो मीट हो जाती हैं, ठीक। अब ये आपको कहा जा रहा है कि एक एक्टिविटी करिए, एक सर्कल बनाइए, ठीक है, और उसको 2 हाफ में डिवाइड करिए, ठीक, और फिर उसको कलर करिए, ठीक है। तो ये आप करके देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अनलाइक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियन आर नॉट इक्वल लेंथ। अब ये जो लैटिट्यूड थे ये सभी क्या थी, इक्वल लेंथ की थी, पर ये इक्वल लेंथ की नहीं है, ये पहला डिफरेंस है। फिर इट वॉज डिफ़िकल्ट टू नंबर द मेरिडियन, हैंस ऑल कंट्री डिसाइडेड दैट काउंट शुड बिगिन फ्रॉम मेरिडियन विच पासेस थ्रू ग्रीनविच। अब क्या हुआ, कंट्री, अब ये डिसाइड करना कि कौन सी लाइन कहाँ से गई है, तो सारे कंट्रीज़ ने क्या किया कि एक जीरो लाइन की, कि इस तरह की एक जीरो लाइन यदि हम डिसाइड कर लें, क्योंकि सन वो तो घूमते रहेगी, तो पहली लाइन कौन सी जो सन के पास आई, तो टाइम को डिसाइड करने के लिए सारे कंट्रीज़ ने एक लाइन डिसाइड की जिसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहते हैं और उसका नाम उन्होंने रख दिया प्राइम मेरिडियन, ठीक। प्राइम मेरिडियन किसका नाम रखा है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का। और यदि हम इससे 180 डिग्री ईस्टवर्ड भी काउंट कर सकते हैं और वेस्टवर्ड भी काउंट कर सकते हैं। ये देखिए, आप बीच की जो लाइन है वो प्राइम मेरिडियन कहलाती है। तो लॉन्गिट्यूड की बीच की लाइन क्या कहलाती है, प्राइम मेरिडियन, और लैटिट्यूड की बीच की लाइन क्या कहलाती है, इक्वेटर। लॉन्गिट्यूड की जो लाइनें हैं वो एक पर पैरेलल नहीं है, लैटिट्यूड की लाइनें कैसी हैं, पैरेलल हैं, समझ रहे ना। ये दो डिफरेंसेस आपको बिल्कुल सीधे सीधे समझ में आ रहे हैं। बढ़े आगे। फिर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में समझ में आ रहा है आपको। तो सारे देशों ने एक प्राइम मेरिडियन डिसाइड की और उससे ही फिर वो टाइम का डिसाइड करते हैं। आगे हम देखेंगे कि टाइम को कैसे डिसाइड करते हैं। अब देखिए, दोनों लाइनों को जब मिला देते हैं तो ग्रिड बन जाता है। यहाँ पर देखिए, इस ग्लोब में दोनों लाइनें हैं, देखिए कौन कौन सी हैं, लैटिट्यूड भी है और लॉन्गिट्यूड भी है, ठीक है ना। अब जब हमें मान लीजिए किसी जगह का कब लोकेशन पता करना है तो आप बिल्कुल पता कर सकते हैं। देखिए, आप आसाम जो है वो 26 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर है। तो अब इससे हम क्या होता है, किसी भी जगह की लोकेशन को पता कर सकते हैं। ये मैं आपको क्लास में अच्छे से समझाऊंगा जब आपको समझ में आएगा कि हम किसी की लोकेशन को कैसे पता करते हैं। अभी आप ध्यान रखें कि इससे हम लोकेशन को पता कर सकते हैं। अब क्या हुआ, लॉन्गिट्यूड के हिसाब से टाइम को भी डिसाइड किया गया, क्योंकि देखिए आपने देखा होगा या सुना होगा कि हमारे यहाँ जब दिन होता है तो अमेरिका अंतर में रात होती है, ऐसा आपने सुना होगा, क्योंकि धरती गोल है। तो एक तरफ जहाँ सन पहुँचता है
धरती गोल चक्कर लगाते लगाते अपनी अपनी जगह पे भी चक्कर लगाती है और सन का भी चक्कर लगाती है। तो जब वो अपनी जगह पे चक्कर लगाती है तो यदि वो सन के सामने रहती है जो भाग, तो वहाँ दिन होता है, और जो भाग पीछे होता है तो वो रात होती है, और जो भाग साइड में होंगे तो उनका क्या होगा। तो ऐसे ही डिसाइड करने के लिए कि एक निश्चित समय सब जगह हो, सबको पता हो कि यहाँ इतना बज रहा है, यहाँ अभी इतना बज रहा है, यहाँ मान लीजिए अपन कोई मैच है, मान लीजिए वो कहीं दूसरी जगह खेला जा रहा है, तो वो हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो उसके डिसाइड करने में लॉन्गिट्यूड का बहुत काम होता है, लॉन्गिट्यूड बहुत काम आता है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, 0 डिग्री को प्राइम मेरिडियन कहते हैं। यदि हम 12 बज रहा है मान लीजिए ग्रीनविच पर, ठीक है ना, तो यदि 12 बज रहा है, दस व्हेन इट 12 नून एट ग्रीनविच द टाइम एज 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विच वह 15 इंटू 4 16। अब इसमें आप ये छोटी सी बात ध्यान रख लीजिए, यहाँ थोड़ा आपको पढ़ने में समझ में नहीं आएगा कि यदि कोई जैसे ये जगह है और यदि उन जगहों के बीच में 15 डिग्री का अंतर है, कितने डिग्री का अंतर है, 15 डिग्री का, तो उनके बीच में जो टाइम का अंतर होगा वो 1 घंटा होगा। क्योंकि 1 डिग्री का यदि डिफरेंस आता है दो देशों के बीच में, कितने डिग्री का, 1 डिग्री का, तो 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 4 मिनट का डिफरेंस पड़ता है 1 डिग्री में। तो 15 डिग्री में कितने का फ़र्क पड़ेगा, 15 इंटू 4 60 मिनट का फ़र्क पड़ेगा। ठीक है ना, आगे हम इसको समझेंगे क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा ये जो मैप है ना उतना क्लियरली नहीं दिया हुआ है, तो ये हम इसको क्लास में समझेंगे। तो हमें क्या होता है कि स्टैंडर्ड टाइम, अब एक चीज़ ये होती है जैसे इंडिया, अब इंडिया में क्या होता है, देखिए आप ये 3 डिग्री पढ़ती हैं, देखिए आप क्या क्या पढ़ रही हैं, 97, 82 और 68। अब क्या होता है, इस तरफ जो 97 लिखा हुआ है ये ईस्ट की तरफ है, तो यहाँ पर क्या होगा, सूरज जल्दी उग जाएगा, इस तरह यहाँ सन जल्दी पहुँच जाएगा और पीछे तक पहुँचने में टाइम लगेगा। तो यदि हम यहाँ का टाइम देखें, अरुणाचल प्रदेश का और गुजरात का, तो दोनों के बीच में हमको लगभग 2 घंटे का अंतर आता है। तो अब ऐसा नहीं कहेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में 2 बज रहे हैं और गुजरात में 4 बज रहे हैं। तो हर कंट्री के बीच में क्या होता है, एक स्टैंडर्ड लाइन मान ली जाती है कि जब कंट्री के जो लगभग बीचों बीच मानी जाती है, तो हमारे यहाँ वो बीचों बीच जो लाइन मानी जाती है और वहाँ जो टाइम होता है उसी को पूरे देश का टाइम माना जाता है। ठीक है ना, हमारे यहाँ ये लाइन जो है ये कहाँ पर है, ये आपको पता करना है। देखो ढूंढो कहाँ है, ये लिखी हुई है और उसकी डिग्री कितनी है, और आपको ये पता करना है कि वो कहाँ से जाती है, हमारे यहाँ किस जगह से वो जाती है। मैं वो नाम आपको नहीं बताऊँगा, लेकिन उस जगह का जो टाइम होता है, मतलब उतने बजे जब सन जो होता है जब एकदम एग्जैक्टली उसके ऊपर होता है तो उसको 12 बजे मान लेते हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि जब उस जगह पर 12 बजेंगे तो पूरे देश में 12 बजेंगे। अब ऐसा नहीं मानेंगे कि नहीं यार बोले तुम ईस्ट की तरफ हो तो तुम्हारा कम हो जाएगा, वेस्ट की तरफ हो तो ज़्यादा हो जाएगा। तो हर कंट्री का एक स्टैंडर्ड मेरिडियन होता है और वो मेरिडियन इसलिए डिसाइड किया जाता है कि वहाँ सन एग्जैक्टली 12 बजे जब रहता है तो सारे देश के लोग ये मान लेते हैं कि उतने बजे पूरे देश में 12 बज रहे हैं। ताकि क्या हो, ऐसा नहीं हो कि कोई अरुणाचल प्रदेश वाले से पूछे भाई तो कितने बज रहे यार, तो बोले यार हमारे यहाँ तो अभी मान लो उसने कह दिया 12 बज रहे हैं, तो गुजरात वाला कहेगा अरे तुम्हारे यहाँ 12 बज रहे हैं, हमारे यहाँ तो अभी 2 बज रहे हैं, डिफरेंस आ जाएगा। तो एक ही देश के रहने वालों में इतना अंतर कैसे, इसीलिए क्या है, एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड कर लिया जाता है। ठीक है ना, और बाकी जगह दूसरे देशों से जब तुलना करते हैं तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि यदि उन देशों के बीच में 15 डिग्री का अंतर है तो 1 घंटा, 30 डिग्री का अंतर है तो 2 घंटा, और यदि सिर्फ 1 डिग्री का अंतर है मान लीजिए तो 4 मिनट का डिफरेंस आता है देशों के बीच में। समझ रहे हैं ना, देशों के ग्रीनविच मेरिडियन से अपन मान लें
कि ग्रीनविच मेरिडियन से देशों के जो स्टैंडर्ड मेरिडियन से हम मान लें कि स्टैंडर्ड मेरिडियन से जितना डिफरेंसेस होगा उतना क्या होगा, टाइम आगे और पीछे होगा। ये जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। थोड़ा थोड़ा लास्ट में ये लेसन जो है आपको प्रैक्टिकली करके देखना पड़ेगा, तब अपन को अच्छे से समझ में आएगा। फिर आते हैं अब अपन क्वेश्चन आंसर्स में। ये क्वेश्चन आंसर्स है, पहला लिखा है ट्रू शेप ऑफ अर्थ क्या है। जो ट्रू शेप ऑफ अर्थ जो है वो सर्कल नहीं है, स्फीयर नहीं है, वो एक जियोइड है, वो स्लाइटली फ्लैटेंड है। ग्लोब क्या है, तो ग्लोब का इतना सा आंसर यहाँ सामने दिया हुआ है, ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ, मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। और यहीं पर पहले क्वेश्चन का आंसर भी दिया हुआ है कि अर्थ जो है इज नॉट अ स्फीयर, इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स एंड बल्ज इन द मिडिल। यही हमको लिखना पड़ेगा। फिर हम आते हैं व्हाट इज द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये मैंने आपको यहाँ समझाया था कि इस पे ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लैटिट्यूड वैल्यू क्या है, तो इसकी लैटिट्यूडनल वैल्यू जो है 23½ डिग्री नॉर्थ है। और यदि ऐसे ही पूछा जाए कैप्रिकॉर्न की क्या है, तो 23½ डिग्री साउथ है। ठीक, सारे क्वेश्चन इसी के आंसर इसी में दिए होते हैं। व्हाट आर द 3 हीट जोन ऑफ अर्थ, 3 हीट जोन कौन कौन सी हैं, इसके लिए भी इसी पिक्चर पे चलते हैं। 3 हीट जोन ये वाली हैं। पहली जोन है टॉरेट जोन, फिर है टेम्परेट जोन, फिर फ्रिजिड जोन। तो ये 3 जोन है अर्थ की, हीट जोन कहलाती हैं। ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये पिक्चर में ही लिखा हुआ है। तो ये अपन को 3 जोन के नाम याद रहने चाहिए। ठीक, फिर उसके बाद आ रहा है व्हाट आर द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो व्हाट आर द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, ये क्या कहलाते हैं, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो इसका आंसर यहाँ पर मिलेगा आपको, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड और यहाँ पर मिलेगा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में। फिर आइए, व्हाई डज टॉरेट जोन रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट। टॉरेट जोन को मैक्सिमम, टॉरेट जोन कहाँ है, वो बीच वाला भाग, ये वाले पिक्चर में। तो टॉरेट जोन में ये वाला जो पिक्चर है, तो इसमें सबसे ज़्यादा हीट इसे क्यों मिलती है, क्योंकि ये सन के बिल्कुल सामने होता है। ठीक है ना, ये लिखा हुआ है कि द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवर हेड, ये नीचे लिखा हुआ देखिए आप, एट वंस अ ईयर एंड ऑल लैटिट्यूड इन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर and Tropic of Capricorn. These areas therefore receives maximum heat and is called the torrid zone. तो ये एरिया सबसे ज़्यादा हीट को रिसीव करता है, इसलिए इसको टॉरिड जोन कहा जाता है। फिर टिक द करेक्ट आंसर आपको करना है कि वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन कितनी है, तो प्राइम मेरिडियन की वैल्यू 0 है। फ्रिजिड जोन कहाँ पर होता है, फ्रिजिड जोन कहाँ पर है, तो फ्रिजिड जोन पोल्स के पास है। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड कितनी है, तो ये आपको पता करना है, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड कितनी है, ये क्वेश्चन मैं आपको ढूंढने के लिए छोड़ रहा हूँ। और आर्कटिक सर्कल किस तरफ है, अंटार्कटिक सर्कल, बताइए आर्कटिक किधर है और अंटार्कटिक, और ग्रिड किसका नेटवर्क है। फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, तो ये भी आप कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको समझाया है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग माय क्लास।